जी तो मैं आपको एक बार फिर से पूरे घोटाले का रिकैप दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए कि बिल पर किन किन चीजों के पैसे जोड़े गए हैं। सबसे पहले मारुति इको के नाम पर 7,09,850 रुपए लिए गए। इसके बाद की अगर बात करें तो एम्बुलेंस की फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन के लिए 6,72,000 का बिल बनाया गया। फिर इसके बाद बिल के दूसरे पन्ने पर इंश्योरेंस के लिए अलग से 36,500 रुपए का बिल जोड़ दिया गया। रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर 78,733 रुपए की वसूली की गई। वहीं ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के नाम पर जो 3,41,600 रुपए का बिल जोड़ दिया गया। इसके बाद नंबर आता है मॉनिटर मल्टी पैरामीटर का, जिसके एवज में बिल में 1,18,720 रुपए वसूले गए। सिरिंज पंप के लिए 69,440 रुपए लिए गए। पोर्टेबल सक्शन मशीन का बिल 33,600 रुपए जोड़ा गया। और एम्बुलेंस में ड्राइविंग सीट और पेशेंट केबिन के बीच का जो पार्टीशन है उसके लिए 1,24,160 रुपए का बिल बनाया गया। तो कुल मिलाकर के एक एम्बुलेंस, जी हां, एक मारुति इको एम्बुलेंस 21,84,623 रुपए की बन गई। तो यह तो बिल की बात हुई, जिसके नाम पर एक एम्बुलेंस को करीब 22 लाख रुपए का बना दिया गया। अब आपको समझाते हैं कि आखिर इस बिल के जरिए एम्बुलेंस घोटाला किया कैसे गया। इस बिल में एम्बुलेंस फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन के नाम पर जो 6,72,000 रुपए का बिल बनाया गया, जो लिए गए ये पैसे, दरअसल वो एम्बुलेंस के साथ ही आता है। और इसमें स्ट्रेचर से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की भी जगह यहां तक की होती है और सायरन का भी बिल जोड़ा हुआ होता है। इसके बाद एक साल के इंश्योरेंस के नाम पर जो 36,520 रुपए लिए गए, वो भी एम्बुलेंस के बिल में ही जुड़ा हुआ होता है। वहीं रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर जो 78,733 रुपए का बिल जोड़ा गया, वो भी इको के बिल में ही शामिल होता है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के नाम पर जो 3,41,600 रुपए अलग से जोड़े गए, उसका जो असली दाम है वो करीब 60,000 रुपए का है। वहीं मॉनिटर मल्टी पैरामीटर के लिए जो 1,18,000 रुपए लिए गए, इसका असल दाम जो है वो है 30,000 रुपए। जिस सिरिंज पंप के 69,440 रुपए दिखाए गए, उसका जो दाम है वो तकरीबन 20,000 रुपए है। और सक्शन मशीन के लिए 33,600 रुपए वसूले गए, लेकिन वो बाजार में महज 8,500 रुपए के आसपास मिल जाती है। पार्टीशन के लिए भी 1,24,160 रुपए लिए गए। अब यहां पहली बात यह है कि यह एम्बुलेंस में पहले से ही होती है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जब फैब्रिकेशन के लिए एक बार पैसे जोड़ दिए गए तो फिर पार्टीशन अलग से क्यों? तो घोटाला कैसे किया गया यह तो आपने समझ लिया, लेकिन अब यह भी जान लीजिए कि घोटाला कितना बड़ा है। एम्बुलेंस की असल कीमत है 7 लाख रुपए। बिल में एम्बुलेंस की कीमत, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पार्टीशन मिलाकर के यह पहुंच गई 16,21,000 रुपए। यानी कि यहां सीधे सीधे 9,12,000 का घोटाला किया गया, क्योंकि यह डिफरेंस इतना ही है। जो कि इक्विपमेंट इस एम्बुलेंस में लगे हैं, बाजार में उसकी जो असल कीमत है वो 50,000 रुपए है, लेकिन बिल में इसके एवज में 5,63,000 रुपए जोड़े गए। यानी कि इसमें भी 5,13,000 का सीधे सीधे घोटाला किया गया। तो इस हिसाब से एक एम्बुलेंस और उसमें लगे इक्विपमेंट की अगर असल कीमत देखें तो 7.5 लाख के आसपास की पड़ती है, लेकिन डीपीओ साहब ने इसके लिए 21,84,000 रुपए सैंक्शन कर दिए। यानी कि एक एम्बुलेंस पर करीब सीधे सीधे 14,34,000 का घोटाला कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि अगर इसी रेट पर सभी 21 एम्बुलेंस खरीदे गए तो फिर घोटाला जो है वो कितना बड़ा हो जाता है। दरअसल इसकी सही कीमत होनी चाहिए थी 1,57,00,000 रुपए पूरे एम्बुलेंस के, लेकिन इस बिल के हिसाब से जो कुल 21 एम्बुलेंस है उसकी कीमत पड़ी 4,58,00,000 रुपए। यानी कि घोटाला करीब 3 करोड़ का हो गया। अब इस 3 करोड़ के घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया, उसका भी पूरा मॉडल आपको समझाते हैं, वो समझिए। पहले तो इको एम्बुलेंस का बिल बनाया गया। इसमें फैब्रिकेशन का बिल बिल्कुल अलग से लगाया गया। पार्टीशन का बिल भी अलग से जोड़ दिया गया। इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए भी पैसे अलग से ही दिखाए गए।
इसके बाद हर इक्विपमेंट के लिए भी 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे का बिल बना दिया गया और जोड़ दिया गया। जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत इन एम्बुलेंस में थी ही नहीं, वो भी खरीद लिए गए। यहां पर न्यूज 24 यह सवाल पूछता है कि 7 लाख की एम्बुलेंस का बिल 21,84,000 कैसे बन गया? बिल पर डीपीओ ने बिना जांच के साइन आखिर कैसे कर दिया? क्या एम्बुलेंस का सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या सारे उपकरण एम्बुलेंस में लगे भी हुए हैं? छोटे एम्बुलेंस में बड़े उपकरण आखिर क्यों लगाए गए? तो शुरुआती खुलासे हैं, और फिर से अगर हम आपको बताएं कि यह क्या कुछ था, उसके लिए एक बार फिर से हमारी सहयोगी आशा के पास चलते हैं, जो कि आगे भी बड़े खुलासे करने वाली हैं। आशा जी, सऊद अब बने रहिएगा, मैं आती रहूंगी आपके पास। ये घोटाले की एबीसीडी समझाना दर्शकों को इस वक्त बहुत जरूरी है। बिहार की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, वो बिहार जिसे सुशासन बाबू का बिहार कहा जाता है, वो बिहार जहां पर स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले सीवान की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक जिले में सोचिए, जहां जहां एम्बुलेंसेस की खरीद हुई है, 21 एम्बुलेंस खरीदी गई, 3 करोड़ का घोटाला। माननीयों को नहीं पता क्या हो रहा है उनकी नाक के नीचे, और इसलिए वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं हमारी कमीज साफ है, सफेद है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? एक डीपीओ को इतने अधिकार, और अगर अधिकार दिए भी गए नियमतः, तो फिर जिम्मेदारी क्या माननीयों की नहीं बनती कि उनके निधि से अगर ये पैसा खर्च हो रहा है, जो कि जनता की गाढ़ी कमाई है, तो कम से कम उस पर आंख रखें। क्योंकि एक जिले की बात नहीं है, ये किस किस जिले में हो रहा है आप नहीं कह सकते, और कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि सबको पता है घोटाले दर घोटाले करते जाइए, कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री तो वैसे ही अपने मंत्रियों को कह चुके हैं, सांसदों को कह चुके हैं, कोई बाहर नहीं निकलेगा कोरोना काल के समय, जो कुछ करना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कीजिए। ये मुख्यमंत्री हिदायत दे रहे हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके। लोगों में गलत संदेश जाता है, लेकिन ऐसे घोटाले क्या संदेश देते हैं? मेरे साथ आप देख सकते हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन माधव आनंद, ये बताइए, ये कुल मिलाकर के 21 खरीदे गए एम्बुलेंसेस, एक आध चल रही हैं, बाकी सब पड़ी हुई हैं। इस पर भी स्वास्थ्य महकमे की नजर नहीं पड़ती, सुशासन बाबू की नजर नहीं जाती। हर जिले में ये हालात देखने को मिल रहे हैं कि आखिर क्यों एम्बुलेंस खरीदाए जा रहे हैं? पड़े हुए हैं तो क्यों पड़े हुए हैं? अपने मंत्रियों से, अपने सांसदों से, विधायकों से पूछते भी हैं। आशा जी, आपने जिस रूप में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को पोर्ट्रेट किया, ऐसा प्रतीत होता है मैं बिहार से हूं, मैं आपको बता दूं, मैं बिहार से हूं, और मैं आपको बताऊं, कल की बात है, आशा जी, गृह जिले नालंदा मुख्यमंत्री के, वहां का उनके खुद महानंदपुर में जो पीएचसी की हालत थी, आप देख के कहेंगे कि कूड़े का ढेर है, कूड़ा घर है, ये पीएचसी की हालत थी। और जब वहां पर इस प्रकार पैसे की बंदरबांट हो रही है, तो कैसे काम हो रहा है? ये सब क्या मुझे समझने की जरूरत है या आपको समझाने की मुझे जरूरत है? आशा जी, मैं भी बिहार से ही हूँ और मैं भी जानता हूँ, और आप जितनी बातें कह रही हैं, कमियां हो सकती है, लेकिन जिस रूप में आप कह रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं, तो आखिर कोरोना का रेट कैसे घट रहा है? रिकवरी रेट 97% पे कैसे पहुंच गया? पॉजिटिविटी रेट 2% पे कैसे आया? लोगों जैसे बिहार जैसे तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश बन चुका है वैक्सीनेशन के मामले में, तो क्या कौन कर रहा है? आप इनको बताने का कष्ट करें। आप एक दो जगह का ठीक है, आपने बताया, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, जो अधिकारी दोषी है, अधिकारी दंडित भी, उनको दंड भी मिलेगा, कानून है, कानून के तहत उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन यह कहना कि पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की चीज नहीं लगता है, तो सर ऐसा ही है ना। 55 घोटाले अभी आपको बता रहे थे ना, अभी आपको मृत्युंजय जी बता रहे थे, 55 घोटाले साल दर साल जो घोटाले होते, कहाँ होते हैं इतने घोटाले? मृत्युंजय जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मृत्युंजय को भी पता है कि उनके क्या सरकार थी तो कितने घोटाले हुए थे और क्या क्या हुआ था, उसमें मैं बताना नहीं चाहता हूँ। इन्हीं के विधायक तो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो एम्बुलेंस उनके पिताजी के घर पर रखा रहता था। तो ये लोग मुझे ना बतावे कहाँ कमियां हैं, आपने उजागर किया है, तो हम लोग दुरुस्त करने का काम करेंगे। सिचुएशन चल रहा है, आखिर होटल खरीदा गया, उन्होंने मिथिलेश जी ने भी कहा, विधायक तो सब कहानी कैसे होता है, तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सांप निकल गया, लाठी पीटते रहिए, ये क्या हुआ सर? और कितनी बार ये तथ्य माना जाएगा? कौन सा जितने भी आपने उजागर किया, सबकी कार्रवाई हुई है, वो कानून के तहत हो सकती है, उसके तहत हमेशा होता है। विक्रम सिंह जी के साथ जुड़े हुए मैं एक बार उनका रुख करना चाहती हूँ। सर, अगर ये कार्रवाइयां होती, अगर वो सख्त संदेश जाता, तो फिर क्या आपको लगता है अपराधियों में, अधिकारियों में इस प्रकार का ये भय नहीं होता?
और वो भी ये आश्चर्य की बात है इंद्रासन बाथ फिटिंग्स की एक कंपनी है जिससे मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं, ये और खड़ी हैं क्योंकि उनको पता है कि न किसी की नजर में आने वाला है। हम बाथ फिटिंग्स की कंपनी से खरीद ले मेडिकल इक्विपमेंट्स, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये बताता नहीं, ये बताने के लिए काफी नहीं है क्या कि अधिकारियों को पता है कि कुछ नहीं होना, जो करना है करिए, बड़े आराम से करिए। आशा जी नमस्कार, सभी विद्वान राजनीतिक मित्रों को नमस्कार। मैं राजनीति की बात न करके केवल व्यवहारिक प्रोसीजरल बातें करूंगा। हो सकता है वो बहुत अप्रिय लगे, लेकिन देश इस समय केवल यथार्थ सुनना चाहता है। बचाव पक्ष की बातें बाद में सुनी जाएंगी। सबसे पहले, क्या आपराधिक केस रजिस्टर हुआ है? रजिस्टर हुआ है तो क्या एसआईटी ने उसकी जांच ले ली है? और क्या समयबद्ध तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन की जांच हो रही है? संबंधित अधिकारी निलंबित हुए या नहीं हुए? इसको कहते हैं आशा जी ओवर इनवॉइसिंग और ओवर बिलिंग। आपके ऑपरेशन कागज ने भली भांति इसको उजागर कर दिया है कि प्रथम दृष्टया आपके द्वारा लगाए गए खुलासे या प्रस्तुत किए गए तथ्य वो अकाट्य प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन जब तक इसकी जांच पूरी न हो जाए, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि 30 दिन के अंदर इसकी जांच जरूर हो जाए, क्योंकि इसके महत्व को देखते हुए जो तथ्य आपने प्रस्तुत किए हैं उसके आलोक में यह आवश्यक है कि पूरी ताकत लगा के इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाए। अगर प्रथम दृष्टया अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो जरूर हो, क्योंकि एक एम्बुलेंस में 9,12,000 की ओवर इनवॉइसिंग और ओवर बिलिंग है। एक ही वेंडर को आपने कार्य दिया, आपने टेक्निकल टेंडर्स प्राप्त नहीं किए, ये तमाम चीजें अभी तो मैं बताऊं तो इसमें कम से कम 18 चीजें और निकल के आएंगी, लेकिन उसका ना समय है ना ये समय उपयुक्त है। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर आपने आशा जी इसका खुलासा किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की शासन प्रशासन जिसकी छवि इतनी उज्जवल है स्वच्छता की ओर, जनता बड़ी कातर दृष्टि से देख रही है कि संक्रमण काल में कम से कम जो दोषी अधिकारी, कर्मचारी और जो फर्म है उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे, रिकवरीज करे, जिससे कि कम से कम गरीब जनता तक वो सुविधा पहुंच जाए। न्याय दिखना चाहिए ना कि हमारे मुख्यमंत्री इतने सख्त है। बिहार में भरोसा तो हो, लोगों को पता ही है कि कुछ नहीं होना है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, इस प्रकार की हालात है। विक्रम कुंवर जी ये बताइए, क्योंकि अनुशंसा तो कर दी मुख्यमंत्री ने कि इसमें जांच करवाइए, लेकिन क्या डीपीओ जो राजीव कुमार है वो अपने पद से फिलहाल हटाए गए हैं? देखिए, अभी तो 3-4 दिन पहले की घटना है, सुनाई नहीं दे रहा है जी, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ मैं आपको सुन पा रही हूँ सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। डीपीओ राजीव कुमार को हटाए बिना अपने पद से कार्रवाई कैसे होगी, जांच कैसे होगी? शायद कुछ डिस्टर्बेंस है, मैं इस सवाल का जवाब से आपसे लूंगी, दोबारा आपको कनेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये हाल सोचिए, 21 एम्बुलेंसेस खरीदी गई, 3 करोड़ का घोटाला और अलग अलग जिलों में, और खरीदी गई घोटाले के साथ आम आदमी के काम तो आए, वो भी नहीं आ रहा है। आपदा काल में हमने देखा किस तरीके से सड़कों पर लोग मर गए, नहीं मिली एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में आईसीयू के तमाम उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस्तेमाल में नहीं आई। अभी हाल फिलहाल हमने देखा था इसी तरह राजीव प्रताप रूडी का मामला जब उठा था, वहां पर भी एम्बुलेंसेस खरीदी, इस्तेमाल नहीं हुई। ड्राइवर की कमी है, वो उस बिहार में ड्राइवर की कमी है जहां बेरोजगार इतने घूम रहे हैं सड़कों पर कि आप घूमने निकले तो शायद हर तीसरा चौथा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति आपको बेरोजगार मिल जाए, तब कहा जाता है कि ड्राइवर ही नहीं मिला। हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। ये घोटाला कैसे किया गया, किसकी शह पर, कैसे हुआ नाक के नीचे, हर एक बड़ी डिटेल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।